अगर आप में से कोई ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा एमिनेंस प्राप्त करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ मैंने क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से ही। 2019 दिसंबर के अंदर मेरा क्वालिफिकेशन रहा था, जो कि थोड़ा रिसेंट ही है। ठीक है जी। इसके अलावा आप सभी लोगों को अगर पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट बैच चाहिए, जो कि आप सभी लोगों को जून एग्जामिनेशन के साथ साथ दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है, तो आप हमारा एटम बैच ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्राइस है 7,000 रुपीज, और अगर आप लोगों को हमारे पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी प्राइस है 2,999। काम क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बनाने का काम होता है। और जो आप लोगों की सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर अगर मैं एक मेमोरी एलिमेंट लगा दूं, क्या लगा दूं? मेमोरी एलिमेंट, तो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाते हैं। और जो सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो आपके मेमोरी डिवाइसेस बनाते हैं। मेमोरी डिवाइसेस किन से बनती है? सीक्वेंशियल सर्किट। सबसे छोटी फ्लिप फ्लॉप, और सबसे बड़ी तो आपको पता ही है मैग्नेटिक टेप्स आपके पास में है। ठीक है जी। तो मेमोरी डिवाइसेस किससे बनती है? सीक्वेंशियल सर्किट से बनती है। सबसे छोटी फ्लिप फ्लॉप, सबसे बड़ी तो बहुत सारी हो सकती है। क्लियर? आगे चले। आगे आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एस रैम और डी रैम में डिफरेंसेस, तो उसका चार्ट है, याद रखना है। ये जो है आपका कैसा होता है? एस रैम टेम्परेरी नेचर में डेटा को सेव करता है, और ये जो है एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई कर रहे हो तब तक डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है जी। और जो आप लोगों का डी रैम होता है, ये इंफॉर्मेशन को फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए और ज्यादा स्टोर कर सकता है, इवन अगर पावर ऑफ हो गई हो तो भी, बट स्टिल दोनों ही, क्योंकि ये होती है रैम और ये होता है कैश, ये दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं? वॉलेटाइल होते हैं। याद रखिएगा, नेचर कैसा है दोनों का? वॉलेटाइल है। रैम किससे बनती है? प्राइमरी मेमोरी किससे बनती है? डायनामिक से। और स्टैटिक रैम से बनता है कैश। दोनों ही कैसे होते हैं? वॉलेटाइल और टेम्परेरी नेचर होता है। यहां पर क्या यूज हो रहे हैं आप लोगों के? ये ट्रांजिस्टर्स गलत लिखा है यहाँ पर, एक बार कंफर्म करना भाई, फ्लिप फ्लॉप आएगा। हाँ अभी समझाएंगे, सब समझाएंगे। ठीक है, ये गलत है, ट्रांजिस्टर्स नहीं, यहाँ पर आएगा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आप लोगों का ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दोनों में से ज्यादा रिफ्रेशिंग कहां पर होती है? दोनों में से ज्यादा रिफ्रेशिंग, पीरियोडिक रिफ्रेशिंग होती है आपकी डायनेमिक रैम में। 2022 में ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था, है ना, कि दोनों में से कंटिन्यूअसली रिफ्रेशिंग रिक्वायरमेंट कौन से में होगा? रैम में होगा कि कैश में होगा? तो याद रखना रैम में होगा। क्यों? क्योंकि वो डायनामिक इन नेचर होता है। ये जो होता है कंपैरेटिवली फास्टर होता है क्योंकि कैश इससे बनता है, और डायनामिक रैम जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लोअर होता है। ठीक है जी। ये एक्सपेंसिव होते हैं, जो चीज तेज है वो ज्यादा पैसे वाली होती है। ठीक है, अभी तक क्या ही कंफ्यूजन हो रहा है भाई? सबसे सिंपल चीजें तो पढ़ा रहे हो, क्या कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर? क्या रैम और कैश से याद रखो ना, रैम पहले आती है फिर कैश आती है, तो जाहिर सी बात है सीपीयू के जो ज्यादा करीब वो ज्यादा तेज, सीपीयू के जो दूर वो धीरे। अब भाई रैम दूर है, कैश पास में है, तो भाई कैश तेज है। जो चीज तेज है वो छोटी होगी, और जो चीज छोटी है भैया वो पैसे में महंगी होती है। ठीक है जी। देखो ये सवाल मैंने आपको कल बोला था कि इस टाइप के सवाल बहुत परेशान करते हैं, जबकि बहुत ही एकदम बच्चों वाला सवाल है। आपसे ये कह रहा है कि कैपेसिटी है किसी भी मेमोरी यूनिट की वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स एंड वर्ड्स। हमको पता ही है ये, ठीक है ना भैया, वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय बिट्स पर वर्ड्स, यही कैपेसिटी हमारी होती है। अब ये कह रहा है कि अगर मेरे पास में सेपरेट एड्रेसेस और डेटा लाइंस जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, आपके पास में कोई भी एक मेमोरी है। देखो बात ऐसी, अगर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आता है तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी प्रॉब्लम होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में।
आपके पास में एक मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जैसे अगर सेकेंडरी मेमोरी तो पेजेस में डिवाइड कर दोगे, मेन मेमोरी है तो फ्रेम्स में डिवाइड कर दो, कैश है तो कैश लाइंस में डिवाइड करके पढ़ लेना। अब आपसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी सेपरेट एड्रेस एंड डेटा लाइन्स आर नीडेड, अगर मेरी जो मेमोरी है वो कैसी है 4K × 16 की है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मेरे पास में कोई भी मेमोरी की कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं मैम, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं और एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स मुझे कितने रिक्वायर्ड है, या कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने बिट का एड्रेस रिक्वायर्ड है। यही चीज जो है ये मुझे बताती है किसी भी तरीके से किसी भी एक मेमोरी की कैपेसिटी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो किसी भी मेमोरी की कैपेसिटी की मैं अगर बात करूँ तो वो क्या होता होगा, वो 2 की पावर में हम हमेशा लिखते होंगे, जहाँ पर 2 की पावर m जो है वो मुझे क्या शो करता होगा, टोटल नंबर ऑफ आपके पास में कितने वर्ड्स हैं ये हमें शो करता होगा। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई एड्रेस बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर n बिट्स ले रही हूँ तो वो इसे शो करता होगा। हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये फॉर्म गिवन था, आपको गिवन है 4K × 16, आप इसको लिख सकते हो 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 12 × 16, यानी कि आप लोगों को पता है कि आपको यहाँ पर आंसर क्या करके आना है। 12 और 16 आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सिंपल, बस आपको ये समझना था, और ये मुझे नहीं लगता कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज है समझने के तौर पे अगर देखा जाए तो, राइट। करेक्ट आंसर आप लोगों का 12, 16 आ जाएगा। अच्छा, यही सेम चीज मैं पूछूं कि हेक्साडेसिमल में बताओ कैसी होगी, तो मैम इस बार हेक्साडेसिमल बना लेते हैं। जब हेक्साडेसिमल बनाएंगे, ये हटा दूं क्या, जब हेक्साडेसिमल बनाएंगे जब हेक्साडेसिमल बनाएंगे तो हम 4 का ग्रुप लेंगे, तो ये लो 8 4 2 1 है ना जी, 8 4 2 1 ध्यान रखेंगे, 8 4 2 1 और फिर 8 4 2 1। इस बार हमको इस 0 की जरूरत नहीं है, निकालो बस। फिर से वही खेल, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, यानी 4 ही नंबर बनेंगे, बना दीजिए। ये 7 आ गया, ये कितना आ गया 8 आ गया, ये कितना आ गया 15 आ गया, ये कितना आ गया 8 और 4 12 और 2 14 आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये होगा F और ये होगा E, ये होगा 8, ये होगा 7, हो गया हेक्साडेसिमल, खत्म। है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूं कि एक्चुअली में सिस्टम चल क्या रहा है। देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीपीयू क्या है। सीपीयू बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, वीआईपी है ना, बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान है, इसकी स्पीड बहुत तेज है और इसका एक एक सेकंड बड़ा फेमस है। अगर इसको वेस्ट कर दिया तो भैया बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान हो जाएगा, टाइम का नुकसान हो जाएगा। जो ये आप लोगों का सीपीयू है ना, ये क्या है, वीआईपी है, राइट। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसकी स्पीड को कंपैटिबली बेचारी सेकेंडरी मेमोरी नहीं रख सकती, ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव थी ना ये नहीं रख पाती। कि आपके जो लैंग्वेजेस है उनकी कौन कौन सी जनरेशन है। आपके पास में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले तो मैम देखो कंप्यूटर है, अभी बताया कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, डेटा लेना, इंफॉर्मेशन देना। अब डेटा किससे लेगा, ह्यूमन बीइंग से। इंफॉर्मेशन किसको देगा, ह्यूमन बीइंग को। तो भैया ह्यूमन बीइंग का मशीन से बात करना जरूरी है। ह्यूमन बीइंग मशीन से बात कर सके उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई प्रकार की है, जिसमें सबसे 2 टाइप्स आपके फेमस है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल, ये लेवल किसके बिहाफ पे जज किया जा रहा है, मशीन के बिहाफ पर। तो लो लेवल बोले तो जो मशीन अंडरस्टैंडेबल है, मशीन को जो बढ़िया लगती है। तो मशीन को बढ़िया लगी तो पहली जनरेशन आई थी मशीन लैंग्वेजेस की, ये लैंग्वेजेस की जनरेशन है। फिर सेकेंड आई थी आपकी असेंबली लैंग्वेजेस। फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज बोले तो बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 वाली लैंग्वेज, सही है। मशीन डिपेंडेंट है, बाइनरी कोड्स होते हैं और इसमें एरर फाइंड आउट करना या डीबग करना बहुत मुश्किल है। क्यों, ह्यूमन बीइंग को करना पड़ेगा और ह्यूमन बीइंग को तो 0 1 आता है नहीं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। जैसे कि आपके बाइनरी कोड 0 और 1 वाली भाषा,
अब असेंबली कोड्स की बात करूं तो असेंबली कोड्स क्या है, असेंबली कोड्स भी मशीन लैंग्वेज है, ये भी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है, बट जो ये असेंबली कोड्स है ये थोड़े थोड़े ह्यूमंस को समझ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी और थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास में क्या यूज होते हैं, निमोनिक्स यूज होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। दो नंबर्स को ऐड करना है तो दो नंबर्स को रजिस्टर्स में रख देंगे और फिर रजिस्टर्स के आगे लगा देंगे ऐड। जैसे मैं आपको लिख कर दे दूं ऐड R1, R2, अब ऐसा लिख कर दे दिया। जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा उसको तो समझ में आ जाएगा, अब कोई संस्कृत वाला बच्चा पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? यानी है तो ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, बट वो ह्यूमन को थोड़ा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हम जानते हैं कि हम तो दो चीजों पे चलते हैं जी, एक तो स्पेस और एक टाइम। हमारे लिए तो ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम तो समय लगना चाहिए एग्जीक्यूशन के अंदर और कम से कम स्पेस लेना चाहिए मेरे मेमोरी का, तब मैं मानती हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये देखना होगा कि मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कैसे एक एफिशिएंट यूज है जो मैं निकाल सकती हूँ इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू, वही मेरे लिए क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क और साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन टुगेदरली, एक साथ वो कैसे काम करेंगे, वो मैनेजमेंट, ये क्या होता है आप लोगों का, आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रैक्टिकल काम इसमें कौन सा है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रैक्टिकल काम है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप सब लोगों ने देखा होगा, जैसे कि हम लोग पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सभी को याद होगा। कंप्यूटर और आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जहां पर जो मेरा CPI है, क्लॉक पर साइकिल जो है, वो नियरली इक्वल्स टू 1 मैं मानती हूँ। मान लो मुझे अगर 100 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, है ना, तो इन 100 इंस्ट्रक्शन में से जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो तो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल में चलेगा, फेच भी होगा, डीकोड भी होगा, है ना, इसके अलावा मेमोरी का कोई रेफरेंस है तो राइट बैक मेमोरी भी होगी, और फाइनली क्या होगा आपका, आप राइट बैक कर दोगे इसको मेमोरी के अंदर। ये सारे के सारे स्टेप्स करने वाला है, बट जो बचे हुए 99 हैं उनके अंदर ये टाइम नहीं लगेगा, उनके अंदर ये टाइम नहीं लगेगा, वो सारे के सारे अगले ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एक ही रिसोर्स को एक एलिमेंट एक ही बार यूज कर सकता है, बट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के साथ में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए तू, थोड़ी देर के लिए तू, थोड़ी देर के लिए तू। यानी कि मान लीजिए कि कोई इनपुट आउटपुट चला या कोई रीड ऑपरेशन चल रहा है, जितनी देर में मेमोरी के अंदर रीड ऑपरेशन चल रहा है उतनी देर में मान लो मेरा प्रिंटर खाली है तो प्रिंटर दूसरा काम कर सकता है। वैसे तो देखो रीड एंड राइट ऑपरेशन एक साथ कभी भी परफॉर्म नहीं किए जा सकते, अभी वो मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगी, बट स्टिल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर मेरा कोई एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम इस तरीके से शो करते हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑपरेशंस कहीं और ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसेसर हो रहा है तो बचे हुए पार्ट में कुछ और हो सकता है। तो ऐसे एक पाइपलाइन, एक चैनल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रेदर देन नॉन पाइपलाइंड तरीके से करने में, क्योंकि नॉन पाइपलाइन में तो पहला एक पूरा एग्जीक्यूट, फिर दूसरा पूरा एग्जीक्यूट, ऐसा नहीं है। हम क्या लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं कि एक एग्जीक्यूट हो रहा है फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरीके से एकदम पैरेलल के अंदर सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीका है सेम हार्डवेयर को, सेम प्रोसेसर्स हैं, ऐसा तो नहीं है ना मैंने नंबर ऑफ प्रोसेसर इंक्रीज किए हैं, नंबर ऑफ हार्डवेयर में कुछ भी चेंज लाया है, मेरे पास उतनी ही मेमोरी है, उतने ही जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, उतने ही स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है, सब कुछ उतने ही है, बट उनको यूज करने के तरीके से एफिशिएंसी मैंने अचीव कर ली और मेरा CPI इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते हो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रैक्टिकल कौन सा है, तो प्रैक्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा है, तो वो है आर्किटेक्चर। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग जो है वो आर्किटेक्चर को लगा देते हैं प्रैक्टिकल, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत ही इजी एड्रेसिंग मोड का एक सवाल बना है आप लोगों के लिए, और एड्रेसिंग मोड में हमारे पास में है बेस, इनडायरेक्ट, PC रिलेटिव और एब्सोल्यूट। बहुत सारे एड्रेसिंग मोड के सवाल है जो आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। उनमें से एक सवाल आपके सामने है। यार मैं इसको रोज वायर को सही करती हूँ, ये रोज खराब हो जाता है। चलो एनीवेज, देखो बेस एड्रेस मोड है, इनडायरेक्ट मोड है, रिलेटिव मोड है और आपके पास में एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है। हम सब लोग जानते हैं एब्सोल्यूट तो सबसे सिंपल होता है, जब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम क्या लिख कर दे दें आपको,
आपका ऑपरेंड लिख कर देते, सब कुछ लिख कर देते बेसिकली इंस्ट्रक्शन के अंदर ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आप लोगों को ऐड R1, 1000, तो मतलब क्या है, इसके अंदर 1000 की वैल्यू को ऐड करके इसी के अंदर स्टोर कर दो। तो ये एब्सोल्यूट मोड होता है ना, जब मेरे पास में जो एड्रेस है वो ऑलरेडी किसके अंदर हो, मेरे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हो, तब तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फिर आता है आपका एक डायरेक्ट मोड और एक आता है आप लोगों का इनडायरेक्ट मोड। तो डायरेक्ट मोड अगर आप लोगों को याद हो तो इस तरीके से ब्रैकेट से हम लोग शो करते थे, आपके पास में एक एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जाओगे तो आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। पर इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता था, हम ऐसा @ सिंबल या फिर हैशटैग सिंबल यूज करते थे, जिसके अंदर आप किसी एक एड्रेस पे जाओगे जो इसके बाद में लिखा हुआ होता है, आप उस एड्रेस पे जाओगे तो आप मेमोरी की एक लोकेशन पर पहुंच जाओगे। अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है तो किसी एक रजिस्टर पर आप लोग चले जाओगे और फिर वहां पर आपको एक और एड्रेस मिलेगा, उस एक्चुअल एड्रेस पर आपके पास में क्या होगा, आपका ऑपरेंड रखा हुआ होगा। तो एक्चुअल एड्रेस निकालने के लिए 2 मेमोरी रेफरेंस यहाँ पर लगते हैं और इसको हम लोग यूजुअली एरे में यूज करते हैं। तो अगर मुझे पैरामीटर पास करने हैं तो मैं किसको यूज करती हूँ, इनडायरेक्ट एड्रेस मोड को यूज करती हूँ। यहां तक सही है कि मेरे साथ है कि सब साथ में चल रहे हैं हम, सबको पता चल रहा है ये। चलो पीसी रिलेटिव मोड का, पीसी देखो आपका जो ये रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है और बेस एड्रेसिंग मोड होता है, ये बहुत सिमिलर होता है। बेसिकली मेरे पास में एक बेस एड्रेस होता है, उस बेस एड्रेस से मैं क्या कर सकती हूँ, आगे पीछे जा सकती हूँ। तो बेसिकली बेस एड्रेस मोड के लिए कोई मुझे पोजीशन चाहिए होती है कि ऐसा फिक्स है क्या, नहीं मैम, आपके पास एक बेस एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो पोजीशन इंडिपेंडेंट ये होता है। और अगर बात करें रिलेटिव मोड की, तो मेरे पास में कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, किसके अंदर, कोड के अंदर। क्यों, मैं रिलेटिव एड्रेस के थ्रू यहाँ पर जंप करती हूँ, हॉप करती हूँ।